अब हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। बेसिक कंसेप्ट तो आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, तो उस पर टेंशन तो होनी नहीं चाहिए आपको। तो आप बेसिक कंसेप्ट को सीखना चालू करिए। मैं क्वेश्चन को बोलता रहता हूँ, जिन बच्चों जो यूट्यूब से वीडियो देखते रहते हैं, मैं क्वेश्चन को लिख लिया करिए, है ना। ठीक, चलो अब यहाँ पर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया, ध्यान सुनिएगा। कैन आई फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम। मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ शायद, हाँ करवा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोलो। यस, ये दोनों क्वेश्चन पिछली में करवा दिया था। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रिज्म बना है। चिंता मत करिए, प्रिज्म वाले कंसेप्ट भी नहीं लगाए जाएंगे यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है। और हाँ, ये थीटा दिया है। अब वो कह क्या रहे हैं वो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से लाइट यूँ जा रही है। अब क्वेश्चन सुनना। वे क्वेश्चन ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नाम लिख दिया उन्होंने, इसको ए बोल दिया है, इसको बी और ये सी, और ये ग्लास है। अब क्वेश्चन सुनो। कह रहे हैं व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट लाइट इंटरिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस AC, ठीक है, ऑफ अ प्रिज्म डज नॉट क्रॉस द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। वो ये कह रहे हैं कि जो AC सरफेस है, अगर उस पर नॉर्मली लाइट आए, मतलब 90 डिग्री पे लाइट आए, ठीक है, आगे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, आगे क्रॉस होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे लाइट AB सरफेस से बाहर ना निकलने पाए, ठीक है। तो भाई अगर AB सरफेस से बाहर नहीं निकल रही है, सोचने वाली बात है, तो सीधी सी बात है, ये जो लाइट आ रही है वो तो सीधे निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पे कोई भी लाइट आती है तो विदाउट रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाती है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे लाइट आई, अब देखो खेल यहीं पे पूरा का पूरा। आप चाहते हैं कि लाइट इससे बाहर न जाने पाए, ठीक है। ये तभी होगा जब इस सरफेस पर क्या हो जाए, टोटल इंटरनल क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। अगर इस सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो लाइट इस मीडियम में न जाकर इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, इसने इसका जो म्यू है वो ग्लास ही बोला हुआ है 3/2। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लेता हूँ जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। ये तो होता है ना। तो यहाँ पर बाई अगर हम देखें, अब दिमाग लगाइए धीरे करके, है ना। अगर बाई स्नेल्स लॉ करें, बाई स्नेल्स लॉ करें, बताइए क्या आ जाएगा। ये आएगा म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है तो इसको हम ऐसे कहेंगे μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 साइन थीटा 2। μ1 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 साइन C, यस, क्रिटिकल एंगल, μ2 बाहर एयर है तो 1, और ये जो है अगर यहाँ पर इस प्रकार से जाए, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर साइन C जो है कितना आ जाएगा, आई थिंक 2/3 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर ये थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी थीटा होगा, और ये पूरा 90 है तो ये वाला जो एंगल है स्वाभाविक सी बात है 90 माइनस थीटा होगा, जो कि एक प्रकार से आई हो जाएगा। अब यदि लाइट क्या है, अगर बाहर नहीं जा पा रही है तो जो आई है पक्के में ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ का जो ये आई है इस वाले सरफेस पे जो आई है, अगर वो क्रिटिकल ज़्यादा हो जाए तो लाइट क्या हो जाए, इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, लाइट बाहर नहीं जाएगी। सही बात है ना। अब बताएं, आई मतलब 90 माइनस थीटा, ये देखिए 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल आप देखें यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है ना, ये देखो क्लियर है। अब बताइए हमें थीटा निकालना है, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं बताइए बेटा, ये देखिए ऐसे, और ये साइन C, क्योंकि साइन C की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन C, साइन C जो है आपका 2/3 हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब सोचने वाली बात क्या है वो देखिए, अगर आप पढ़े हैं, मैं सिखाता बच्चों को, अगर जैसे साइन थीटा, सोचिए साइन थीटा ग्रेटर देन, सपोज करो कि ये हो साइन अल्फा, तो थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अल्फा होगा। लेकिन कॉस में उल्टा होता है,
कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन कॉस अल्फा है तो थीटा लेस देन क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा कॉस वाले में, ठीक है। मेरे कहने मतलब ये है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, बताओ क्या हो जाएगा तो थीटा जो एंगल है वो लेस देन क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स आपका 2/3 होना चाहिए, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर, यही आंसर है, चिंता मत करिएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट क्वेश्चन निकाल लो बेटा, अब सुनो थोड़ा सा, देखो आइए, कहाँ गया डस्टर, एक सेकेंड, ठीक, इसे कॉपी कर लीजिए। करिए कॉपी करिए, फास्ट कॉपी करिएगा, साथ में कॉपी करते रहिएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर कुछ कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, क्या है वो देखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है, उन्होंने क्या किया, मैं क्वेश्चन को रीड भी करूँगा, चिंता मत करिएगा। उन्होंने इस प्रकार से एक ग्लास का स्लैब दे के रखा हुआ है, ठीक है, स्लैब, और यहाँ पर कह रहे हैं, समझिएगा बस क्वेश्चन को, यहाँ पर लाइट आ रही है और ये एंगल जो है आपका थीटा है। अब सुनिए क्या करें, अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये जो ग्लास का स्लैब है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू दिया है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन एयर, बाहर चारों तरफ एयर है बेटा, इज प्लेस्ड इन एयर एंड लाइट इज इंसिडेंट एट मैक्सिमम एंगल थीटा एंगल पर आ रही है, फ्रॉम वर्टिकल से थीटा एंगल पे लाइट आ रही है। कह रहे हैं फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द वर्टिकल सरफेस। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर लाइट आ रही है थीटा जो भी मैक्सिमम एंगल है, तो कह रहे हैं कि तो थीटा की म्यू की वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, जिससे वर्टिकल सरफेस पर क्या हो जाए, टोटल इंटरनल क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। अब बताइए, सोचो, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। फिर देखिए, अगर मैं अगर स्नेल्स लॉ लगा दूँ, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो म्यू 1 आपका साइन थीटा 1 और ये म्यू 2 और साइन थीटा 2, ठीक है। क्रिटिकल में लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यहाँ पर म्यू क्योंकि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और साइन सी क्रिटिकल एंगल, और ये 1 क्योंकि बाहर एयर है, और यहाँ पर आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो साइन सी इक्वल टू आई थिंक 1 क्या हो जाएगा आपका म्यू हो जाना चाहिए। ये तो क्यों गया क्रिटिकल एंगल, सी लिखना है तो साइन इनवर्स लगा देंगे। अब सुनो खेल देखो, अब ये लाइट जो है यहाँ से आ रही है, अब स्वाभाविक सी बात है कि लाइट सीधे जाएगी नहीं, क्योंकि भाई ये ऐसे आ गई, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। बट उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लाइट को बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ पर उसने कहा है कि वर्टिकल सरफेस पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब बताइए क्या होगा तब, अब दिमाग लगाना चालू करिए थोड़ा सा। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने, अब बताओ, ये अगर थीटा है, ये अपन अल्फ़ा मान लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला 90 माइनस अल्फ़ा होगा, एग्री है। अगर यहाँ पर लाइट इस सरफेस से बाहर न जाए तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो पक्के में इस सरफेस पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि 90 माइनस अल्फ़ा है, वो क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी मतलब ये है कि 90 माइनस अल्फ़ा यदि ग्रेटर देन क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, इस वर्टिकल सरफेस पर अगर 90 माइनस अल्फ़ा जो कि एक प्रकार से एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, अगर वो इस यहाँ के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो लाइट 100% बाहर नहीं जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पक्के में हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, बाकी तो आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं। दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन साइन सी, और ये जो है आपका कॉस अल्फ़ा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन सी। बोलो क्लियर है क्या? यस। यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि उसका फ़ायदा देखिए ये है कि इस पे इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल वाली बात आ जाएगी, उससे ज़्यादा हुआ तो लाइट क्या हो जाएगी, इसी पर क्या हो जाएगा, उस पर TIR हो जाएगा, सही है ना, इसलिए ऐसे लगा के चलते हैं अपन। अब बताओ, अब यहाँ पर अल्फ़ा की तो मालूम ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए अपन स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो μ1 है वो बाहर का मीडियम होगा,
क्योंकि 1 होगा क्योंकि एयर बाहर है, और साइन थीटा 1 के नाम पे थीटा हो जाएगा, और म्यू 2 यहाँ ये म्यू 2 म्यू हो जाएगा, और थीटा 2 के नाम पर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अपने को थीटा निकालना, ध्यान रखिएगा, है ना। अब बताओ साइन थीटा इक्वल टू म्यू, आपने क्या निकालना है, थीटा निकालना है कि म्यू निकालना है, म्यू निकालना है, सॉरी म्यू निकालना है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, अब थोड़ी सी दिमाग लगाना चालू करिए। यहाँ पे अपने पास है कॉस अल्फा ग्रेटर देन ये साइन सी है। अब बताइए, कुछ खेल को समझते हैं थोड़ा सा, आइए खेल को समझना चालू करते हैं। आंसर थीटा के टर्म्स में, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, म्यू निकालना है, म्यू निकालना है ना, कुछ और निकालना था, हाँ म्यू ही निकालना था, इन द टर्म्स ऑफ थीटा निकालना था। अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं किया यार, यहाँ पे क्या किया हमने, पहले क्या निकाल लिया हमने, क्रिटिकल एंगल निकाल लिया। लाइट डेंसर से में जाएगी तो क्रिटिकल एंगल तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, लाइट डेंसर से में जाएगा तो क्रिटिकल एंगल की बात होगी, तो अपन ग्लास और जो भी है म्यू दिया हुआ है उसके लिए क्या निकाल रहे हैं अपन, क्रिटिकल एंगल। इसने से लगाया तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लाइट डेंसर से में तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो कि वही तो पूछ रहा था, और यहाँ क्या होना चाहिए, साइन सी होना चाहिए अंदर, है ना। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो म्यू 2 कहाँ जा रहा है, बाहर एयर में है, 1 हो गया और साइन 90 होता है, यहाँ से निकल गया। फिर उन्होंने कहा है कि लाइट जो है यहाँ पर टीआई करवाइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाइए, यहाँ पर जो एंगल हो रहा होगा इस सरफेस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए, ये लिख दिया हमने, ठीक है, क्लियर है। तो यह ज़्यादा हो या इक्वल टू में तो क्या हो जाएगा, लाइट हल्की से क्या होगी, बाहर आती है, ठीक है, हल्की से बाहर, 9 के बराबर बाहर आती है, क्लियर। और ग्रेटर हो गया, ठीक है, ग्रेटर होगा तो भाई क्या हो जाएगा, TIR तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक लेकर आ गए, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। फिर हमने क्या लगा दिया, यहाँ से इसके लिए फिर स्नेह से लगाया तो म्यू 1 के नाम पर क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा, तो उसको 1 लिख दिया, साइन थीटा यहाँ थीटा लिख दिया, फिर म्यू 2 के नाम पर क्या आ जाएगा, म्यू, फिर यहाँ पर साइन अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा, लिख दिया। अब खेल को यहीं पे पूरा समझना है कैसे क्या करें, तो म्यू निकालना है, ठीक है। थोड़ी सी मैथ्स हल्का फुल्का लगाइएगा, लग जाए तो अच्छी बात है। ये बताइए, यहाँ से अगर कहूँ कि साइन अल्फा क्या होगा, तो आपका जवाब है कि साइन थीटा बाई म्यू होगा। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलूँ, जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन सी, ठीक है। आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, उसको उड़ा के पढ़ दीजिए वहाँ पर। यहाँ पर जब रखेंगे आप नोटिस करिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई म्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, साइन सी अपना 1 बाई म्यू है। अब यही सब बाहर लेकर आना है, ठीक है, यहीं पर क्या निकालना है अपने को, म्यू निकालना है। चलिए अब का लगाना चालू करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, 1 माइनस रूट हट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए क्या करें, हाँ अब बताओ, इसको उधर करो, इसको इधर करो, या तो काम करो ऐसे में ले क्या, ऐसे में लेते हैं यार, सही दिख रहा है। बताओ, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर, तो कैसे भी कर लो यार, 1 बाई म्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ गया म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बताइए, तो म्यू स्क्वायर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो म्यू जब करेंगे तो रूट में लगाना पड़ेगा 1 प्लस, बोलो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको बात शायद समझ में आती होगी कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा है तो x की सभी वैल्यू तो 5 से ज़्यादा होंगी, और लेकिन सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। यानी अगर यहाँ पर इक्वल टू बोलेंगे तो x की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, यहाँ पर यदि मैंने म्यू मिनिमम लिख दिया, म्यू क्या लिख दिया, मिनिमम, अगर मिनिमम लिख दिया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, जो कि वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी स्लैब का आप चाहते हैं कि वर्टिकल सरफेस पर TIR हो, तो कम से कम जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार देखिए
पहले देखिए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद लिखा करिए। क्लियर बात समझ में? देखिए यार, मैं तो चीज़ों को 10 बार करवा चुका हूँ, मुझे याद है, तो पहले देखिए कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, ऐसा, तो अब वो ऑटोमेटिक धीरे दिमाग चलना चालू हो जाएगा। तो पहले देखा करिए, दिमाग का यूज़ करा करिए, फिर कॉपी करा करिए, फिर जब क्वेश्चन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा फिर वो, है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। ये मत सोचा करिए कि मास्टर को सब आता है, कुछ नहीं आता मास्टर को। मास्टर भाई पहले से पढ़ के बैठा हुआ है इसलिए उसको आता है, आप दिमाग चलाइए, एग्जाम आपको देना बेटा। और घबराए मत करिए किसी चीज से। हो गया? ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मैं कंसेप्ट सब सिखा चुका हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पर एक अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। क्या बोला उन्होंने, पहले मैं डायग्राम बना दूं बेटा, ये बाहर का देखिए। अब सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या दिया वो देखिएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, और ये ऐसे है, यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है, और ये अल्फा की वैल्यू है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एक जो भी है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है, पहले सुने ध्यान से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ। और एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो μ1 है, μ1 ही है ना, μ1 लेस देन μ2, ठीक है। μ1 लेस देन क्या बोला है, μ2 बोला है। μ1 लेस देन μ2, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। μ1 लेस देन μ2 बोला। चलो काम की बात करना चालू करते हैं, छोड़ो, चलो, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, μ2 ज़्यादा है। चलो स्टार्ट करें, सुनो ध्यान से क्वेश्चन को, बोलो, सुनो। ये कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर स्लैब ABCD, नाम भी दे दिया उन्होंने, तो अपन बात करते हैं AB और इसको C, इसको D बोला है। अ रेक्टेंगुलर स्लैब ABCD ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एक्चुअली क्वेश्चन म्यू नहीं लिखा है, स्मॉल n लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इमर्ज्ड इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बाहर क्या है, वाटर है ना, μ2 है। ब्रैकेट में लिखा है μ1 इज लेस देन μ2, उसमें क्वेश्चन में n दिया, ध्यान रखिएगा। μ1 इज लेस देन μ2, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट सरफेस AB, इस AB सरफेस पर एक लाइट आती है। कह रहे हैं AB ऑफ द स्लैब एज सोन, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू बताना है, सच दैट द रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम द अदर सरफेस CD। मतलब ये है कि आपको अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी से लाइट सिर्फ किससे आ जाए, CD से क्या हो जाए, बाहर आए, इस सरफेस से बाहर न जाने पाए। उनका कहने का मतलब ये हुआ। क्लियर है क्या? उनके कहने का यही मतलब है। ओके ओके ओके, चलो। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमको जो है समझने की कोशिश करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, अब यदि आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, लाइट को यूं गया, ठीक है, और यदि आपने अल्फा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देखो अंदर मीडियम कौन सा है, ये डेंसर है, याद रखना ये डेंसर है, रिपीट करो बात को, ये डेंसर है बाहर का, अंदर का मीडियम रेयर, जो उसने दिया है μ1 लेस देन μ2, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अंदर का मीडियम क्या है, रेयर, तो लाइट सीधी सी बात है कि डेंसर से लाइट यहाँ पर जा रही है रेयर, तो लाइट क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी यूँ जाएगी, ठीक। अब क्या करें, आप बताओ, बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार एक बात बताओ, इधर आओ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिएगा, ये ऐसे दिया है, एक मिनट, इसने मुझे लग रहा है एक जगह गलत लिखा हुआ है, मालूम है क्या? ये जो ब्रैकेट में लिखा है कि μ1 लेस देन μ2, वो नहीं लिखना चाहिए था इसको मेरे हिसाब से। तो
क्योंकि मुझे एक बार चेक कर लो, क्योंकि उल्टा होना चाहिए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये क्वेश्चन एक जगह और भी दिया हुआ है, कहाँ गया भाई? हाँ देखिएगा, है ना, मैंने बिल्कुल गलत लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये उल्टा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ मिस्टेक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है मुझको, समझिए क्या बोल रहा हूँ, सुनो पहले काम की बात। इसका मतलब ये है कि बाहर का मीडियम रेयरर हो गया और अंदर का मीडियम डेंसर हो गया। ठीक है, अब अक्कल लगाओ, अब ये ऐसे हटाओ, यहाँ से ऐसे करो। अब समझो, लाइट जो है बाहर रेयरर से कहाँ जा रही है? डेंसर। तो स्वाभाविक सी बात है, बाहर क्या हो गया? रेयरर से डेंसर, तो लाइट क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी यूँ जाएगी। ठीक है, अब समस्या ये है कि उनका कहना ये है, मैं फिर समझाऊँ क्वेश्चन को, मज़ा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे। देखो क्वेश्चन क्या है वो देखो, पहले समझो, मैं फिर से बनाऊँ क्वेश्चन को, फिर बोलूँगा। देखो, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक ग्लास का स्लैब दे रहा हूँ, ओके, इसको बोला ए ले लो, या बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ऐसे हुआ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, और क्वेश्चन में μ1 ग्रेटर देन μ2 बोला था। इसका मतलब यह है कि अंदर डेंसर है और बाहर जो है रेयरर मीडियम है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आना चालू होती है, ठीक है, अल्फा एंगल पर। इस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस प्रकार से कि लाइट जो है सिर्फ CD से बाहर आए, इस सरफेस से बाहर आए, इस सरफेस से बाहर, मतलब AD सरफेस से लाइट बाहर न जाने पाए। अगर AD से बाहर, बस सीधी सी बात है, लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी और इसके बाहर ना निकलने पाए, तो 100% की AD पर क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल अगर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, तो लाइट क्या हो जाएगी? लौटेगी, और लौट कर फिर कहाँ पहुँच जाएगी? इस सरफेस पे पहुँच जाएगी। फिर से बोलो, देखिए लाइट यहाँ से चली, ये रेयरर मीडियम, अंदर डेंसर मीडियम, ठीक है। अब लाइट को क्या हुआ? यहाँ टकराई आकर, यहाँ से टकराई यहाँ आकर। अब चाहते हैं कि लाइट यहाँ से बाहर न जाने पाए, लाइट यहाँ से बाहर न जाने पाए। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिससे लाइट लौट कर फिर सरफेस से क्या हो जाए? बाहर आ जाए, यही होगा। ठीक है, तभी क्या होगा? सिर्फ CD से बाहर आएगा। कब? जब AD पे क्या हो जाए? टोटल इंटरनल क्या हो जाए? रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए, लाइट कहाँ जा रही है? रेयरर से डेंसर, तो सीधी सी बात है, यूँ नहीं जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये देखिए ऐसे आएगी, ठीक है, अब ऐसे कर दिया मैंने। यहाँ पर ये एंगल की बात कर लेते हैं। सपोज करो कि ये जो है आपका, ये तो अल्फा है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये पक्के में क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कंसेप्ट देखिए बस। अब मुझे बताओ कि बाई स्नेल्स लॉ मैं लगाता हूँ, आप बस दिमाग लगाओ, कि बहुत दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। बाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB, एट सरफेस जो है AB पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। थोड़ा सा देखिएगा, अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ स्नेल्स लॉ का? वो तभी पढ़ा ही अपन ने, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। व्हाट इज μ1? यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है, इस पे लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, तो μ1 के नाम पर बाहर कौन है? μ2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा μ2 साइन यहाँ का एंगल अल्फा, और फिर यहाँ पर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, यहाँ μ1, और साइन इस एंगल को थीटा मान लिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अभी छोड़ देते हैं इसको, या ऊपर लिख लें, μ2 साइन अल्फा इक्वल टू हो गया μ1 साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं अगेन स्नेल्स लॉ लगा दूं, लेकिन स्नेल्स लॉ लगाने के पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको TIR करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा है कि लाइट यहाँ से बाहर ना जाने पाए, सबसे पहले तो आप क्रिटिकल एंगल निकाल लो। ठीक है, देखो यहाँ पर अगेन बाई स्नेल्स लॉ फॉर क्रिटिकल एंगल, तो बताइए लाइट कहाँ जाने चाहिए? डेंसर से रेयरर में, अंदर का मीडियम डेंसर है, बाहर का मीडियम रेयरर, तभी क्या होता है? TIR होगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या जाएगा, μ1 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c क्रिटिकल एंगल, और फिर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से साइन c कितना आ जाएगा। प्लीज़ बेटा अगर आप पिछले थ्योरी पोर्शन को नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो अच्छी चीज़ें आ जाएंगी समझ में, है ना। सीधी सी बात है, घबराना नहीं है यार, घबराओगे तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखा पाएगा बच्चा आपको, है ना। ये जो है आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है क्वेश्चन ऊपर वाला। अब सुनो, अगर लाइट यहाँ पे TIR हो जाए तो लाइट लौट के यहाँ निकलेगी। ओके, तो पक्का है कि जो ये एंगल यहाँ पे आ रहा है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, वो क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें एट किस पे बेटा, सरफेस AD पे, पक्के में है कि I ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ इस μ1 और μ2 मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वह AD से क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगा, फिर लौटेगा और लौट कर फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उसने कहा भी है कि लाइट CD से बाहर आना चाहिए, AD से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, I अब I के नाम पर क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, यही है, इज ग्रेटर दैन C हो जाएगा। आप यहाँ पे साइन ले लीजिए, देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा साइन C। ये जो है आपका कॉस थीटा इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, साइन C। अब यहाँ पर थोड़ी बातों को समझते हैं। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ देखा जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ से साइन, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, अपन ऊपर लिख लेते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर देखें तो आप यहाँ पर साइन थीटा आराम से निकाल सकते थे, जो कि आएगा μ2 साइन अल्फा बाई क्या आ जाएगा, μ1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कॉस थीटा को आपको कुछ इस प्रकार लिखना चाहिए, 1 माइनस, बोलो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा साइन C। यहाँ पे 1 माइनस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ये रही आपके पास, ये है μ2 साइन अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा, μ1 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन साइन C, साइन C दैट इज μ2 बाई μ1। ये जो है आपका हो जाएगा μ2 बाई μ1 हो जाएगा। सही बात है। अब एक काम करें, अपने को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए ताकि रूट हट जाए। तो ये 1 माइनस, बोलो क्या जाएगा, μ2 बाई μ1 साइन अल्फा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, ये क्या आ जाएगा, μ2 बाई μ1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अच्छा, उसने मैक्सिमम मिनिमम की बात की तो आपको ऐसे लिख लेना चाहिए, उससे क्या होगा और क्लियरिटी आएगी ऐसे। अब बताओ, आपने क्या निकालना था, साइन अल्फा। ओके 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 ओके, एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो 1 ये ट्रांसफ़र होके जाएगा इस तरफ, और देखा जाए तो μ2 बाई μ1 का होल स्क्वायर कॉमन। ठीक है, और यहाँ का ग्रेटर, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, ये उधर गया, 1 यहाँ लिखा, सही है, ये उधर गया, μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा है। ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पर, कॉमन में आ गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सही है, ठीक है, इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा μ1 बाई μ2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सही है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अपने निकालना क्या था, अल्फा निकालना था, हाँ ठीक है, तो अपने को 1 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, अल्फा निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो ये चीज़ ऐसे पूरी की पूरी घूम गई, तो ये इस तरफ आई, ये उस तरफ गई, ये साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने को अल्फा निकाला, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखें, साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू, इसको 1 को ट्रांसफ़र करिए, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर माइनस 1। मैं यहाँ पर लिखना पसंद कर रहा हूँ, वो देखिएगा, ये जाएगा इधर, है ना। तो साइन जो अल्फ़ा है
वो लेस देन इक्वल टू में आ रहा है, स्क्वायर हटा दिया है मैंने यहाँ का, तो हाँ रूट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, μ1 स्क्वायर माइनस ऑफ μ2 स्क्वायर अपॉन में आपका आ जाएगा μ2। नहीं समझ में आया कैसे लिखा? देखिए यहाँ से एलसीएम लिया, स्क्वायर है ना, एलसीएम लिया यहाँ पर, ये देखिए तो μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन अल्फा बोलेंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगाएंगे वो तो ऊपर तो रूट में रहेगा, और जो μ2 स्क्वायर है रूट के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है भाई, अगर x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हो तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आप अल्फा मैक्स बोलेंगे तो क्या होगा, आपको लगाना पड़ेगा इक्वल टू, और ये होगा आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा, बोलिए क्या, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, μ2। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर? इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई ये टफ क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ठीक है, आप अभी इसको सीखिए, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए अगले क्वेश्चन की तैयारी। कहाँ गया? आ रहे क्वेश्चन सामने रखना पड़ता है ना बेटा। चले आगे बढ़े, इसे करवा दिया था। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या है वो देखिएगा। अब सुनिए अगला क्वेश्चन, पहले क्या मैं समझाऊं आपको ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। क्वेश्चन को समझिएगा, हाँ अगर ऐसा आता है तो हमें ऐसे सोचना है, ऐसा है तो ऐसे सोचेंगे। चलो देखो, उन्होंने क्या बोला कि अ पोल ऑफ लेंथ 2 मीटर stands half dipped in a swimming pool with water level 1 meter higher than the bed. The refractive index of water is 4/3 and the sunlight is coming at an angle of 37 degree with the vertical. Find the length of the shadow of the pole on the bed. अब देखिए ये कहने क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले वो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो वो ये कह रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल टाइप का कोई चीज़ है, ठीक है, जहाँ आप नहाते वहाते हैं गर्मियों में, उसकी बात हो रही है। देखो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्विमिंग पूल टाइप का है, उनका कहना ये है कि इसमें 1 मीटर लंबा पोल, खंभा टाइप कोई चीज़ है, पोल टाइप का यहाँ कर दिया, जो कि 1 मीटर नीचे पानी में है और 1 मीटर ऊपर है, मतलब टोटल पोल की लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर कहानी क्या बनती है वो देखिएगा। देखिए यहाँ पर कहानी क्या बनती है वो सुनिए। उनका कहना ये है कि यहाँ से सनलाइट आ रही है, ध्यान रखिएगा, ये मान लो कि सूर्य भगवान है, सनलाइट आ रही है, ये ऐसे करके आ रही है, ये ऐसे। जो सनलाइट है उन्होंने बोला है कि वर्टिकल से 37 डिग्री है, हाँ वर्टिकल से, मतलब ये है कि सनलाइट यहाँ पर वर्टिकल से 37 डिग्री पर पड़ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, उनका कहना यह है कि एक पोल है जो कि 2 मीटर का है, जो कि 1 मीटर पानी के अंदर डूबा हुआ है और 1 मीटर पानी के बाहर है। ठीक है, क्लियर। यहाँ सनलाइट है, सनलाइट इस पोल पे आ रही है, ऐसे करके आ रही है। ठीक है, क्लियर। अब सोचिए, और कितने डिग्री पे आ रही है, वर्टिकल से 37 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, अब सोचो अगर ये पानी नहीं होता, अगर पानी नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है कि लाइट सीधे निकल जाती और ऐसे चली जाती। बोलो हाँ है ना, ऐसे। और देखिए ऐसे सीधे कर दूं मैं इसको, समझिए कि ऐसे होती, ऐसे सीधे आती। तो आप सोचिए कि इस पूरे पोल का अगर मान लो पानी नहीं होता तो इस पूरे पोल का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पड़ता, शैडो पड़ता, नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता भाई। अगर पानी होता ही नहीं है
तो लाइट यहाँ से 37 डिग्री पे आ रही है वर्टिकल से, क्वेश्चन में कह रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है क्या होता है, देखिए ये ऐसे आती, भाई जैसे अपन लोग नहीं खड़े हो जाते हैं, जैसे अपन ऐसे खड़े हो, लाइट अगर ऐसे आ रही है तो अपना पूरा क्या पड़ जाएगा, यहाँ शैडो पड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो शैडो यहाँ कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शैडो होता है। उसने कहा नहीं, लेकिन बीच में क्या भर दिया उसने, पानी भर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ठीक है आएगी, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, लाइट सीधे नहीं जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और अंदर का मीडियम डेंसर है, तो लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अब ये लाइट यहाँ जाएगी ही नहीं, तो जो शैडो की जो लेंथ है, शैडो की जो लेंथ है वो दिस प्लस दिस होगी, यानी ये जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शैडो की लेंथ हो गई। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे कि भाई जो शैडो होगा वो कितना लेंथ का होगा। क्लियर है क्या। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू करते हैं। कितना डिग्री, 37 डिग्री, तो ये भी हो गया आपका 37। अब मैं आपसे कुछ नाम लिख देते हैं अपन, वो सही रहेगा अपने लिए, या ए बोल दो फिलहाल, इसको बी बोल दो, ठीक है। अगर आप देखें और ए बी ले लो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो, चलो है ना। अगर आप ध्यान दें तो शैडो की जो लेंथ है ए बी ही सी डी होगा, और प्लस क्या निकालना पड़ेगा अपने को, डी ए, तो शैडो की लेंथ आ जाएगी। आ रही बात समझ में। ये जो है आपका, ये क्या है आपका शैडो है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कितना डिग्री कर देते हैं, 37 डिग्री, सॉरी आर लिख दें, माफी चाहूँगा, ये 37 डिग्री है, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला भी क्या होगा, 37 होगा। यहाँ पर पहले आर की बात होगी, फिर tan cos कुछ लगा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ की बात करें तो ये 37 डिग्री है, बोलो हाँ है ना। ये निकालना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में यदि मैंने लिख दिया sin 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, नहीं वो मत लगाओ, tan लगाओ। tan का फायदा था क्या होगा, tan 37 जो हो जाएगा दिस बाई दिस जाएगा, और ये अपने को मालूम है, ये अपने को निकालना है। तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा ए बी बाई क्या हो जाएगा 1 ये 1, tan 37 3/4 होता है, ये 3/4, और ये जो है आपका ए बी आ गया, ए बी तो आ गया, ए बी ही जो है आपका क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं बाई, अगर हम देखें ये लगाते हैं अपन स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, ये हमारा स्नेल्स लॉ लग जाएगा। μ1 ऊपर जो है आपका एयर है तो 1 हो जाएगा, θ1 दैट इज 37 डिग्री, μ2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और ये जो है आपका साइन आर हो जाएगा। साइन 37 कितना होता है, 3/5, ये हो गया 4/3, और ये साइन आर। यहाँ से साइन आर इक्वल टू 3 3 9 बाई क्या हो जाएगा 20। सही है क्या, नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए, अब यदि देखें शैडो की लेंथ में ये तो आ चुका है, ये निकालना है अपने को, साइन मालूम हो चुका है। यहाँ पर अगर अपन ट्रायंगल यूज़ कर लें, ये अगर आर है तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। ये वाला क्या होगा, ये वाला, ये 400 माइनस ऑफ 81, 400 माइनस ऑफ 81 कितना हो जाएगा, और 81 319, तो ये हो जाएगा 319। अब मुझे बताओ क्या होगा, अपने को ये मालूम है, ये निकालना है, तो मुझे लगता है कि अब अपन यूज़ कर लें tan r इक्वल टू, बोलो tan r इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE, क्या रखेगा, tan r हो जाएगा DE बाई क्या हो जाएगा ये, और ये 1 है। tan r के नाम पे आएगा 9 बाई, बोलो कितना हो जाएगा, 9 बाई √of 319, और दैट इज योर DE। बोलो क्लियर है क्या। अब टोटल लेंथ ऑफ शैडो अगर हम बात करें, टोटल लेंथ ऑफ अगर हम बात करते हैं, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, शैडो, यहाँ पर अगर बात करें तो वो होगा आपका CD प्लस ऑफ क्या हो जाएगा DE। CD कितना है, CD इज योर 3/4 मीटर है, सब याद रखना 3/4, और ये हो जाएगा 9/319 करीब करीब। क्लियर है। 319 अगर देखें तो कितना होता है, अगर देखा जाए, ऐसे मत करिएगा, देखो 13 कितना होता है, 15 का 225 हो गया,
हाँ 17, हाँ 17 मान ली जो भी है, 17.8 तो 18 ही कर लेते हैं अपन, अप्रॉक्स मारते हैं, 18 मान लेता अप्रॉक्स अपना आंसर। हाँ कितना आ रहा है? 17 तो आ ही रहा है ना, 18 कर लो यार, अपन 18 कर लेते हैं, अप्रॉक्स आंसर मारेंगे घबरा जाएगा। अब बताओ 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, अप्रॉक्स आंसर मारते हैं ना, है ना, बाकी तो कौन जा रहा है अपन उसे करने। ये 4 एलसीएम हो गया, ये 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, 5, 5 बाई कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ गया 125, अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 1.25 मीटर। खोज लेंगे ऑप्शन में, खोज लेंगे, बात खत्म, उसी की जो नज़दीक में होगा उसको लगा देंगे। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आई कि नहीं बताइए यहाँ पर? ठीक, क्लियर है क्या? तो ये जो क्वेश्चन था ये कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। मैं डीपीपी भेज दूंगा, आप लोग बोला है मैंने भी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्या करना था, ठीक है। ये बहुत देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन था, पर तो मैं देखो स्वाभाविक से जानते हैं ये एग्जाम में आता है तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन दिखते हैं। कारण क्या है, एक तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़े बड़े बड़े लिखे होते हैं और यहाँ पे छोटे लिखे हुए हैं, और वहाँ तो ऐसे देखकर क्या होता है पेज भर जाता है, आधा आदमी बेहोश पड़ा हुआ हो, है ना। अब देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, टाइम देख रहा था मैं, देखिएगा आइए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, स्टार्ट हो गया था कहानी, अब स्टार्ट हुई धीरे करके, स्टार्ट करें। देखिए करे हैं, देखो पहले अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, देखो फटाफट वाले क्वेश्चन। यहां पर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये बस देखते जाइए, मैं आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप घर पे दोबारा करिएगा, ठीक है, दोबारा करिए, खुद करिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको दिमाग चल जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये देखिए उसने कहा 40 मीटर है क्या, सेंटीमीटर है, ये है, ऊपर इसके क्या बैठा हुआ है, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वर बैठा है। अब ध्यान सुनो, ठीक है, ऊपर ऑब्जर्वर है और ऊपर जो है ध्यान रखना यहीं तक है ऐसे, है ना, और ये जो है आपका क्या है, वैक्यूम है ऊपर, क्लियर है। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, कर रहे हैं एन ऑब्जर्वर इन एयर, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, एयर में, एन ऑब्जर्वर इन एयर सीज द बॉटम ऑफ द बीकर, जो बीकर है जहाँ पानी भरा उसके बॉटम को देख रहा है ना, विथ वाटर म्यू दिया है 4/3 अप टू अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डेप्थ फेल्ट बाय दिस ऑब्जर्वर, मतलब कितना जो बॉटम है वो कितना ऊपर उसको दिखाई देगा। अब मुझे बताओ, अच्छा इधर देखिएगा प्लीज, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था कि एच एपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, बोलो क्या सिखाया था फिर, H1/μ1, और याद करो कि H2/μ2, आराम से सीखिए बस आज करके, एच एपरेंट यहाँ से जो भी आएगा वो एच एपरेंट आएगा, बोलो क्लियर है। तो एच एपरेंट देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ वैक्यूम में है तो यहाँ 1 आएगा, H1 इसका ए कितना है 40 है, μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहलाएगा जो कि आपका 4/3 है, 4/3, और कुछ तो है नहीं, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर एच एपरेंट ये 4 से 4 कट गया, ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर, बोलो हाँ है ना, यानी इस बॉटम का, ये जो बॉटम है, इस बॉटम जो कि 40 पे नीचे है वो आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा होगा ऑब्जर्वर को, देखिए ना आपके सामने आया है। अब उससे पूछा कितना ऊपर दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं वो आपसे वो पूछ क्या रहा था, आपसे कहीं ना कहीं वो शिफ्ट पूछ रहा था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको ऐसे दिख गया होगा 10, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इतने में से इतने को माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 40 - 30 तो आपको मालूम चल जाएगा हाँ भैया 10 सेंटीमीटर ऊपर की ओर दिखाई देगा, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन हमारा, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, तो मैं बहुत ही सही क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका।
ठीक है। यहां पर अब आया अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर एक कंटेनर है ऐसे टाइप, उसमें पानी भरा हुआ है। आराम से सुनिएगा, आराम से देखिएगा। पानी भरा है और ऐसे, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं, क्या लिखा है, फिश और बर्ड की बात हो रही है। देखिए एकदम बिल्कुल ज़मीन में, मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक मछली जो है ऐसे सो रही है ना, दोपहर का टाइम है तो सो रही होगी, बोलो ठीक है। और सबसे ऊपर जो है यहाँ पर एक बर्ड है, ऐसे बर्ड बना दे ताकि लगे कि हाँ ऐसे है। ये जो है आपका क्या है, बर्ड है, और ये जो है फिश है। अब लिख दिया तो क्लियर हो जाएगा। अब सुनो कितना है, 36। ये देखिए सरफेस से 36 सेंटीमीटर फिश नीचे है, और बर्ड जो है यहाँ से, बर्ड की भी हाइट क्या है, 36 सेंटीमीटर। अब सुनिए ध्यान से, पूछा बहुत कुछ है। सबसे पहले जो मैंने सिखाया है, मैं आपको पहले उसकी बात करवा लूँ। देखो सुनो बेटा, बच्चा पहले इधर देखो बेटा प्लीज़ सुनो। अगर हम बात करते हैं केस 1, अगर मैं ये कहूँ कि फिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बर्ड जो है आपका क्या होगा, बोलो ये क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। बोलो हाँ। अब इधर आओ बेटा, इधर आओ। इस समझ में आ गया क्या? यहाँ पर एक केस ये हो गया। एक केस मैं यहाँ और लिख देता हूँ ताकि एक साथ दोनों को सॉल्व करवाऊँ। केस नंबर 2, यहाँ पर मान लो कि आपकी जो बर्ड है वो क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, और जो फिश है वो क्या हो जाए, ऑब्जर्वर हो जाए। अब देखो दिमाग लगाना चालू करो। मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था वो देखो पहले तो। H apparent अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, ये जो है आपका H1 बाई म्यू1 प्लस ऑफ H2 बाई म्यू2, ऐसे एंड सो ऑन चलेगा। H apparent। अब बताओ यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड। तो बर्ड कहाँ पे है इस समय, ऊपर एयर में। ध्यान देना, गड़ा जाएगा। ये देखो तो H apparent, ऑब्जर्वर कौन है बेटा, बर्ड। बर्ड कहाँ है, एयर में, यहाँ पे 1 आ जाएगा। H1 किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कितना है, 36 पे, ये 36 पे, और ये ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है 4/3, और कोई तो है नहीं तो आगे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या आया वो देखिएगा। तो ये H apparent आया 4 9 27, 27, ये 27। अब बताओ क्या आया वो सुनो। ये H apparent क्या आया है, ये क्या आता है, कौन है बताइए, ऑब्जेक्ट कौन है, फिश। मतलब कि इस सरफेस से बोलो है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो 27 पे दिखाई दे रहा है। यानी फिश जो है, बर्ड जब फिश को देखेगा तो जो फिश है उसको यहाँ से मात्र 27 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी। ये इमेज है। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। अब इधर आ जाओ, इधर देखो, ठीक है, क्लियर है क्या? यस। मतलब सीधी सी बात है, सरफेस से बेटा सरफेस दिखाई देगी, ध्यान रखिएगा। अभी मैं पढ़ता हूँ उसे पूछा क्या क्या है, पहले मैं निकाल लूँ फिर बात करता हूँ। अब इसमें तो क्या करोगे, इसमें जब आप बोलोगे H apparent अपॉन क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, फिश, मतलब फिश बर्ड को देख रही है, तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, 4/3। यहाँ पर आएगा 4/3, फिर क्या जाएगा H1 किसका, ऑब्जेक्ट का, 36 पे है, तो 36 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब बताओ क्या आ जाएगा, तो H apparent 36 इंटू 4/3, ये कितना आया, 48। तो ये जो है आपका 48 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाओ बच्चा, इधर आओ, सुनो। सोचने वाली बात ये है कि अगर जब ये इमेज है, ध्यान रखना ये इमेज है, सोचो कि इस सरफेस से, सब कुछ कहाँ से निकलता है, फॉर्मूले में सरफेस निकलता है। सरफेस से जो बर्ड है वो 48 पे दिखाई दे रही होगी।
मतलब बर्ड ऊपर दिखाई दे रही है, मतलब सोचो कि बर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है कहीं पे बर्ड, ये जो है बर्ड का इमेज है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब वो जो है अगर आप देखें तो इस सरफेस से आपका 48 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है, ये ध्यान रखिएगा, 48 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रही है। क्लियर है क्या? अब उसने क्या क्या पूछा मैं वो रीड कर दूं। देखिए उसने पहले पार्ट में पूछा फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। रिपीट बेटा, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, मतलब कि सरफेस से बर्ड कितना पे दिखाई दे रही है बताइए? सरफेस से बर्ड 48 पे दिखाई दे रही है। ठीक है, इतने बोला फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, तो आंसर कितना हो गया? 48। बोलो है ना, कहां से? सरफेस से। आगे सुनो, फिर कह रहा फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, तो फिश यहां से यहां कितने पर है? 27 पे, तो आंसर कितना हो गया? 27। अब सुनो क्या अगला पार्ट है, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। अब बताओ फिश को बर्ड कितने पे दिखाई दे रही होगी? तो भाई साहब देखो यहां से तो 48 पे दिखाई दे रही है, यहां से 48 है, तो कौन फिश को कितने दिखाई दे रही होगी? तो 36 ऐड करना पड़ेगा, तो 36 प्लस 48 नहीं आया। क्या पूछा देखिए, उसने कहा एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, तो भाई बर्ड सरफेस से कितना ऊपर उसका इमेज बन रहा है? 48 पे बन रहा है, बट ये तो तब ना होता जब फिश यहीं पे होती, फिश तो नीचे है, तो फिश क्या बोलेगी? भाई मेरी हाइट और ऐड कर लो, 36 प्लस कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी बर्ड उसको अब फिश जहाँ बैठी है उसको वहाँ से बर्ड इतने पे दिखाई दे रहा होगा, 48 प्लस 36 पे दिखाई दे रहा होगा। अब उसने क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड। ठीक है, फिश जो है बर्ड को दिखाई दे रही होगी, तो सरफेस से कितने पर है? वो 27 पे है, और 36 ऐड करना पड़ेगा बर्ड की एक्चुअल हाइट, तो 36 प्लस 27 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? जहाँ बर्ड है बर्ड को फिश उतनी डिस्टेंस पर दिखाई दे रही होगी। नहीं आया क्या? यस या नो? यानी ये जो फॉर्मूला लगाते हैं, ये जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें एच एपरेंट जो आता है वो यहाँ से आता है, सरफेस से आता है। अब कोई चीज़ नीचे बैठा हुआ है तो उतना ऐड करना पड़ेगा। बोले पड़ी बात की नहीं पड़ी? यस। तो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास था, एक बेसिक क्वेश्चन हमारे पास। और लोग भी आ रहे हैं क्या अभी? और लोग भी आ रहे हैं क्या? अच्छा चलो नहीं, हाँ अब तो मेरी हैबिट पड़ गई है, कोई ना भी रहे तभी मैं पढ़ा लेता हूँ, तो उसी माहौल में रहता हूँ। हुआ क्या, पहले लास्ट ईयर प्रॉब्लम होती थी, कोई बच्चा अगर नहीं बैठा है तो दिक्कत होती है पढ़ाने में मुझको। अब तो उस वैसे ही रहता हूँ कि हाँ सामने बच्चे बैठे हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब मैं आपको ऐसे करके, देखिए ऐसे 1 2 3 4, देखो नीचे बीच में 3 है, देखो 1 2 और 3। अब देखो ये यहाँ पर एक सिक्का रखा हुआ है, कॉइन, ठीक है, वो कह रहे हैं 8 15 18, देखो यह 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, ये तीनों दिए हुए हैं, ऐसे करके दिए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला काम करवाएंगे। ये नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 2.4 1.6 2.4 है, नहीं 2.5 है, 2.5 1.2 और 1.5 एंड 2, ये म्यू दिया है, μ1 μ2 μ3 और ये म्यू ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन, करें फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बिलो सरफेस ए बी बाय द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ बैठ के, करेक्ट पॉइंट कहाँ दिखाई देगा हमको। सीधी सी बात ये है, हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि भैया एच एपरेंट अपॉन क्या होता है, म्यू ऑब्जर्वर, H1 बाई μ1, H2 बाई μ2 और H3 बाई μ3। 3 है तो 3 ही बात करें। ये एक प्रकार का H1 कहलाएगा, यह एक प्रकार का H2 कहलाएगा,
और यह एक प्रकार का S3। उम्मीद है कि आप फॉर्मूला यूज़ करना धीरे धीरे आ ही गया होगा, सेट हो गया, और करना ऐसे ही एग्जाम में, बोर्ड में आया तो ऐसे ही करना, बाकी तो ऑब्जेक्टिव है तो अलग बात हो गई, बिल्कुल, बिकॉज वी नो दैट, फालतू वाली बात नहीं। हाँ बोले साल पर पढ़ा है ना हमने, देखो H एपरेंट म्यू ऑब्जर्वर 2 दिया है, क्यों? देखिए ऑब्जर्वर कहाँ है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, H1 के नाम पर आएगा 8/1.6, H2 के नाम पर आएगा 15/2.5, H3 के नाम पर आएगा 18, 1.5 है, 1.6 तो नहीं है, काटने में आसानी हो जाता नहीं है। चलो अब बताओ, H एपरेंट बाई 2 इसे लिख सकते हैं 80/60, इसको 150/25, बोलो हाँ है ना, और ये लिखा सकता है 180/15, काटने में आसानी हो रही इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था उसको। तो H एपरेंट बाई 2 5 6, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 15 कम 15, 2 30 आ जाएगा, 2 12 सही तो है, सही है। 15 6 18, 19 20 23 होगा ना, अरे सॉरी 12 6 18 20 23 हो गया, 23 46, 2 क्रॉस हो जाएगा। तो H एपरेंट जो है वो आ गया 46 सेंटीमीटर। इधर आइए, ये पूरा क्या है, यहाँ से 46, ये कितना है 8 15, कितना हो गया 8 15 23 और ये 10 33 40, कितना आ रहा है, कितना भाई ऐड करो यार, ऐड करना नहीं आ रहा है क्या मुझे, कितना, ये पूरा 41 है, वो कितना आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इमेज कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि H एपरेंट जो है यहाँ आ रहा है, तो इमेज इसका यहाँ बनेगा, देख लीजिए सही है क्या, गलती तो नहीं है कहीं से, कहीं चेक कर लीजिएगा। आप पूछे, अच्छा आप देखो एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा यार, रखना डायरेक्ट से पूछेगा, नहीं पूछेगा कॉइन कहाँ, ऊपर नीचे टिकट, ये पूछेगा तो शिफ्ट में पूछेगा वो, क्योंकि उनका टारगेट ही होता है शिफ्ट निकालो। शिफ्ट कितना आ जाएगा, आई थिंक 46 माइनस कितना आ रहा था वाइट करने पर 41, तो 46 माइनस 41 दैट इज 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा वो, क्या जाएगा और बिलो दिखाई देगा हमको, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सही बात है कि नहीं है। देख फॉर्मूले का यूज़ करना सीखिए, बात खत्म, ठीक है ना। देख लीजिए कल से मिस्टेक हो तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, जैसे लिखा हुआ था ना सामान पे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना, वैसे इस पर क्या हुआ, कैलकुलेशन की कोई गारंटी वारंटी नहीं है, उस पर खुद कंसेप्ट गारंटी है, वहाँ गलती बताइएगा। चलो अगला देखें, देखिए मिटाओ, देखिएगा ये कुछ ज़्यादा वाइट हो गया कि मुझे वाइट दिख रहा है, ये वाइट कुछ ज़्यादा हो गया कि मुझे दिख रहा है, लगता है आंखें कुछ मेरी तेज हो गई पहले से। चलो इधर काम की बात कर लें। देखिए एक क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब सुनो 10 5/2। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सुनो फिर मैं क्वेश्चन रीड करूँगा। उनका कहना ये है, ये रे आ रही थी, ऐसे आगे बढ़ी, ये ऐसे, बोलो हाँ ना। अगर बीच में कोई मीडियम नहीं होता तो रे बिल्कुल आकर यही मिल जाती, बोलो हाँ ना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मीडियम तो मैं रखूँगा, ऊपर का मीडियम μ1, दूसरा मीडियम μ2। μ1 को तो 1 ही बोला ऐसा है, हाँ μ2 5/2 बोल दिया 5/2 ये 1।
बोले अगर ये नीचे वाला मीडियम नहीं होता तो ऐसे मिल जाती आकर, और ये जहाँ मिल रही थी वो एक्चुअल में ये है 10 सेंटीमीटर नीचे। ठीक, अब मैं क्वेश्चन रीड कर दूँ, वो बेस्ट रहेगा, है ना। सुनिए ध्यान से। करेक्ट रेज इंसिडेंट on a interface would converge 10 centimeter below the interface if they continue to move in straight line without bending, but due to refraction the rays will bend and meet somewhere else. Find the distance of meeting point of the refracted ray below the interface. अगर कह रहे सिंपल सी बात कहना ये है कि अगर कोई मीडियम नहीं होता तो 10 सेंटीमीटर नीचे आकर मिल जाती। बोलो क्लियर है क्या? अगर मीडियम आ गया तो बोले अब बताओ कितना नीचे आके मिलेंगे। सिंपल, मैं कहूँगा इसको फॉर्मूले याद करने की जगह पर बड़े सिंपल फार्मूला μ2 माइनस μ1 बाई आर μ2 बाई वी माइनस ऑफ μ1 बाई यू। ठीक है, μ2 जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और अंदर कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे के नाम पर आ जाएगा 5/2। तो ये μ2 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे होती है। μ1 क्या होती है? जो इंसिडेंट रे, ये 1। सरफेस फ्लैट है तो कैसा आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। μ2 के नाम पर ये आ जाएगा 5/2। v निकालना है, ये 1/, अब बताओ 10 सेंटीमीटर यहाँ से, बट ये इंसिडेंट काउंटिंग यहाँ स्टार्ट होती है, करवाया क्वेश्चन, समझाया है मैंने। 0 1 2 3 4 5 10 ऐसे आ रहे हैं, और इंसिडेंट रे भी ऐसे ही आ रही है, तो क्या रहेगा? प्लस ऑफ 10 ही रहेगा। सही तो है? सही है भाई, करवा सिखाया है मैंने यार। ये समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 0, और ये आ गया 5/2v माइनस ऑफ 1/10। सही बात है? एंड ट्रांसफर, तो 5/2v इक्वल टू 1/10। सही है? 25, यानी v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आप सोचिए, और देखिए दिमाग लगाई, मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, और ये होना चाहिए था ऐसा। देखिए सोचिए, ये देखिए ऐसे आ रही थी। बोलो क्लियर है क्या? ये अब बताइए अंदर मीडियम कौन सा? डेंसर मीडियम, द डेंसर मीडियम। अब जब लाइट यहाँ से आई होगी तो बताइए कहाँ आई होगी? डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो यूँ आएगी। बोलो हाँ है ना? यहाँ वाली लाइट भी क्या होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो यूँ आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब वो कहाँ मिलेगी? नीचे आकर मिलेगी। बोलो हाँ है ना? इसलिए आंसर आप देख रहे हैं कि 25 आ रहा है। भाई ये पहले 10 पे थी, अब कहाँ जाकर मिलेगी? जाके नीचे मिलेगी। तो यहाँ से आप जाके वो 25 सेंटीमीटर क्या होगी? जाकर नीचे मिल जाएगी। बोलो हाँ है ना? नहीं पल्ले पड़ा? यस। चलो अगला देखो क्वेश्चन। हो गया? मैं देखता रहूं। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा इंटरवल ले लीजिए, फिर नेक्स्ट ब्लॉक, फिर नेक्स्ट ब्लॉक, फिर नेक्स्ट ब्लॉक, 5 मिनट का इंटरवल। अभी इंटरवल की आवश्यकता नहीं लग रही है, अभी ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।